नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 की इस वीडियो क्लास में। आज हम भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन जो हमारा ये बुक है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आज हम यूनिट 1 के चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लोक नीति, परिभाषा और मॉडल। यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, आज हम चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके वो डाउट आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 1 है ये हमारा लोक नीति, और चैप्टर का जो नाम है वो है परिभाषा, विशेषताएं और मॉडल। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो ही है लोक नीति, यानी लोक नीति का क्या अर्थ है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। लोक नीति में लोक शब्द का जो अर्थ है वो है सरकार। आप सबको समझ में आएगा कि लोक नीति में जो लोक शब्द है ना, उसका अर्थ है सरकार। अतः लोक नीति का तात्पर्य होता है सरकार द्वारा बनाई गई नीति। दो नीति मतलब होता है प्लानिंग, है ना। अब लोक नीति क्या होता है कि सरकार जो जनता के हित के लिए या जनता के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं बनाती है ना, तो उसको पहले वो उसका एक मॉडल बनाती है ना, कि वो उस राज्य के लिए, उस क्षेत्र के लिए या उस प्रांत के लिए क्या क्या निर्णय लेने वाले या क्या क्या बदलाव करने वाले, जनता के लिए जो कल्याणकारी योजना है वो किस प्रकार बनाने वाले हैं। तो इसी को लोक नीति कहते हैं, यानी सरकार के द्वारा जनता के कल्याणकारी हितों को ध्यान में रखकर जो योजनाएं बनाई जाती है उसे लोक नीति कहते हैं। अब आप समय से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि सरकार लोक नीति क्यों बनाती है। तो मैं बता देता हूँ। देखो, नीति बनाने के बहुत सारे कारक हैं, मतलब सरकार की जो नीति बनाते हैं उसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार है। दो, हमारे देश में गरीबी है, अशिक्षा है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, खाद्य असुरक्षा है, सामाजिक जो असुरक्षा वो भी है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि देश में कृषि की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में, देश की अर्थव्यवस्था भी डाउन है। और मैं आपको बता देता हूँ कि देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि सरकार चाहती है और हम भी चाहते हैं जिनमें बदलाव हो। तो जैसे गरीबी हो गया, अशिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गया, या खाद्य असुरक्षा हो गया, या जो हमारी सुरक्षा हो गया, या जो हमारी न्याय प्रणाली है, या जो भी कृषि में जो भी सरकार हमारे देश की स्थिति है ना, उसमें तभी बदलाव हम ला सकते हैं जब उनके लिए कोई ना कोई एक बहुत अच्छा प्लानिंग करें। बहुत अच्छा मतलब होता है कि एक ऐसी प्लानिंग करे जिसके बाद हमें सफलता मिले। तो इन सब में बदलाव या इन सब में सुधार करने के लिए जो सरकार प्लानिंग बनाएगी ना, वो लोक नीति ही होता है। अब लोक नीति का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि गरीबी कम करना, देश में अशिक्षा का जो स्तर उसको कम करके शिक्षा का स्तर बढ़ाना, देश में बेरोजगारी कम करके रोजगार बढ़ाना, और खाद्य सुरक्षा जो है ना वो कम करके सबको कम से कम न्यूनतम आवश्यकता पूरा करना, और हमारी न्याय व्यवस्था को बेहतर करना, हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर करना, हमारी कृषि व्यवस्था को बेहतर करना। ये सारे लोक नीति के उद्देश्य हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि लोक नीति क्या है और लोक नीति क्यों बनाया जाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपको ये भी पढ़ना है तो आप इसको पढ़ के और ज़्यादा डिफाइंड कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमें पता चल गया कि लोक नीति मतलब होता है कि देश में जितनी भी समस्या है ना उनमें सुधार करने के लिए एक योजना बनाना, एक प्लानिंग करना लोक नीति है ना। यानी लोगों की जीवन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए या लोगों के कल्याण के लिए जो सरकार योजना बनाए तो उसे लोक नीति कहते हैं। अब लोक नीति के क्या क्या विशेषता है ये हम देख लेते हैं। दो, लोक नीति का जो पहला पॉइंट है, जो इसकी पहली विशेषता है वो है लोक हित पर आधारित। यानी जो लोक नीति है ना उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों का हित करना, यानी लोगों का कल्याण करना। यानी लोक नीति में एक ऐसा योजना बनाना, लोक नीति के माध्यम से एक ऐसी योजना बनाना जिससे समाज में रहने वाले अधिकतम लोगों का, यानी अधिकतर लोगों का कल्याण हो। इसीलिए लोक हित पर आधारित होता है। चलिए दूसरा पॉइंट ही देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है सरकारी संस्थाओं द्वारा बनाए जाना। दो, लोक नीति जो होता है ना इसे कोई गैर सरकारी संस्थाएं नहीं बना सकती, क्योंकि दो गैर सरकारी संस्था जो होता है ना या कोई प्राइवेट संस्था जो होती है ना उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो
तो कभी भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं बनाएगा देश के लिए जिससे उसको लाभ न हो। अब लोक नीति का उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना, लोगों को लाभ देना। तो ये कौन बनाएगा? ये सरकार ही बनाएगा, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट संस्था यानी प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ये योजनाएं बनाएगी तो अपना लाभ देखेगी, तो उसके योजना में वो बात नहीं होगा जो सरकारी अफसरों द्वारा बनाए गए योजनाओं में होता है। तो इसीलिए लोक नीति जो होता है ना, वो हमेशा सरकारी संस्था द्वारा बनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है लोक नीति जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। यानी मैं बता देता हूँ, तो लोक नीति तब बनाया जाता है जब समाज में बहुत ज़्यादा समस्या हो, है ना। वैसे लोक नीति तो हमेशा बनाना चाहिए, लेकिन लोक नीति उस समय लोक नीति पर अधिक बल दिया जाता है जब समाज में बहुत सारी समस्या होता है और हमें उन समस्याओं का समाधान चाहिए हो। जब हमें उन समस्याओं का समाधान चाहिए और हमें समाधान नहीं मिलता तो हम लोक नीति बनाते हैं। अब तो लोक नीति अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि लोक नीति बनाने के लिए हमें हमारे देश में कितने संसाधन हैं, हमारे पास, हमारे देश के सरकार के पास कितने पैसे आ रहे हैं, यानी सरकार की आय कितनी है, आमदनी कितनी है और सरकार कितना पैसे खर्च करेगा और आमदनी भी कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रख के लोक नीति बनाया जाता है। इसके अलावा लोक नीति में उन बातों पर अधिक बल दिया जाता है जिसका समाधान हमें सबसे पहले चाहिए। तो लोक नीति पर इन चीज़ों का अधिक प्रभाव होता है, इसलिए लोक नीति के लिए जो प्लानिंग बनाते हैं ना, वो एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। आप सबको शायद ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दिशा निर्देश रेखांकित करना, यानी हाईलाइट करना। अब मैं बता देता हूँ आपको कि दिशा निर्देश रेखांकित करने का मतलब होता है कि लोक नीति में उन बातों पर अधिक बल दिया जाता है कि हमें संसाधनों को किस प्रकार यूज करके हमें किस क्षेत्र में विकास करना है। इसके लिए एक दिशा निर्देश बनाया जाता है कि हमें इस क्षेत्र के विकास के लिए ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मान लो सरकार को एक जगह पर बहुत बड़ा स्कूल बनाना है, लेकिन अब स्कूल बनाएंगे कैसे? स्कूल बनाने के लिए उनको वहाँ पे एक लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा अध्यापकों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा बहुत सारे जो मटेरियल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इनके लिए वो क्या करेंगे, एक रेखांकित योजना बनाएंगे और उनमें एक मतलब उन मुद्दों को हाईलाइट करेंगे कि यहाँ पे स्कूल बनाने के लिए हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा है कि जो लोक नीति है ना, वो भविष्य की ओर निर्देशित करती है। अर्थात जब हम लोक नीति बनाते हैं ना, तो लोक नीति का ये उद्देश्य होता है कि आने वाला जो भविष्य है ना, वो हमारा बेहतर हो। दो हम अपने भूतकाल यानी पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि आपका भविष्य बेहतर हो, यानी आपकी प्लानिंग भविष्य के लिए। तो ऐसे लोक नीति में सरकार जो भी प्लानिंग बनाते हैं ना, वो भविष्य को नज़र में रख के बनाती है कि भविष्य में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उन समस्याओं का समाधान हमें कैसे मिलेगा, उसको ध्यान में रखकर वो लोक नीति के माध्यम से भविष्य की प्लानिंग बनाते हैं। आगे है विभिन्न निकायों व प्राधिकरणों का योगदान। जिसमें बता दूं कि लोक नीति बनाने का काम केवल नीति आयोग का नहीं है। नीति आयोग लोक नीति तो बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अन्य संस्थाओं का भी या अन्य जो प्राधिकरण होते हैं यानी अन्य जो निकाय होते हैं ना, उनका भी योगदान होता है। जैसे प्रेस सरकार पर दबाव डालती है कि हमें कौन सा कानून और किस तरह की प्लानिंग करना चाहिए। प्रेस के अलावा हो गया कि संविधान भी सरकार पे इस चीज़ के लिए प्रेशर डालती है। इसके अलावा दबाव समूह, न्यायपालिका, ये सारे जो है ना वो अलग अलग निकाय है जो सरकार को लोक नीति बनाने के लिए विवश करते हैं। इसके अलावा आगे ये सदैव गतिशील रहती है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये सदैव गतिशील रहती है का मतलब है कि लोक नीति का ये उद्देश्य नहीं होता है कि हमने एक बार नीति बना दिया और हमारा काम खत्म। दो, समाज जो है ना वो हर समय बदलता रहता है। समाज बदलता है तो समाज की ज़रूरत भी बदलती रहती है। अब जब जब ज़रूरत बदलेगी ना, तब तब हमें लोक नीति बनाना पड़ेगा। तो लोक नीति जो है ना वो एक बार
बनाने के बाद रुकने की प्रक्रिया नहीं है, ये सदैव चलती रहती है। आज हमारी ज़रूरत कुछ और है, जब हमारी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो कल हमारी ज़रूरत कुछ और हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखकर सरकार हर समय लोक नीति के माध्यम से प्लानिंग बनाते रहते हैं, इसलिए ये सदैव गतिशील रहती है। मैं आपको बता दूं कि लोक नीति में जो प्लानिंग बनाती है वो नीति आयोग बनाती है, और ये नीति आयोग है ना, कभी कभी 1 साल के लिए भी प्लानिंग बनाते हैं, 2 साल के लिए और 5 साल के लिए भी, लेकिन मैक्सिमम प्लानिंग 5 सालों के लिए बनाते हैं कि हमें आने वाले 5 सालों में क्या क्या अचीव करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ये संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग पर बल देते हैं। देखो, लोक नीति का ये उद्देश्य होता है कि हम लोक नीति के माध्यम से हमने जो प्लानिंग बनाया है ना, और उन प्लानिंगों को, उन टारगेट को पूरा करने के लिए जिन संसाधनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, हम उसका उचित रूप से प्रयोग करें। यानी इस प्रकार प्रयोग करें कि उन संसाधनों के माध्यम से हम अपने टारगेट को भी पूरा कर लें और हमारा संसाधन हम बर्बाद भी ना हो। क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि संसाधन जो होते हैं ना वो सीमित है, और उन सीमित संसाधनों के असीमित उपयोग है, असीमित आवश्यकता है। तो उन सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकता तभी सरकार पूरी कर सकती है जब उसके लिए वो लोक नीति के माध्यम से एक ऐसा प्लानिंग बनाए जिसमें संसाधनों का उचित प्रयोग हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2 जो था ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इससे आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन करके आ जाना। और अगर फिर भी आपको इस पॉइंट में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको समझा देंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, लोक नीति के प्रकार। लोक नीति मुख्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधित। अब मैं आपको बताता हूँ, आर्थिक लोक नीति का मतलब होता है कि लोक नीति में आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना, है ना। लोक नीति में आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। दो आर्थिक मुद्दों का तात्पर्य है कि लोक नीति के माध्यम से एक ऐसी प्लानिंग बनाना जिसमें रोजगार की बात हो, जिसमें महंगाई की बात हो, जिसमें बेरोजगारी कम करने की बात हो, जिसमें आमदनी बढ़ाने की बात हो, जिसमें सभी वस्तुओं के दाम को जितना अधिक हो सके उतना कम करने की बात हो, जिसमें सरकार देश में ब्याज के जो दर है, जिसको हम लोन कहते हैं, ब्याज के जो दर है उसको निर्धारित करती है ना, उसकी बात हो। तो अगर हम ऐसा कोई प्लानिंग बनाए जिसका संबंध पैसों से है ना, तो आर्थिक लोक नीति कहलाएगा, है ना। तो आर्थिक लोक नीति में हम हमारी जो सरकार है वो एक ऐसी प्लानिंग बनाती है जहाँ पर सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता की आमदनी को बढ़ाना, जो कि रोजगार देकर, सैलरी बढ़ाकर और महंगाई कम कर संभव है। तो लोक नीति में जब सरकार पैसों से जुड़े हुए मुद्दों पर प्लानिंग बनाती है उसे आर्थिक लोक नीति कहते हैं। आगे सामाजिक लोक नीति। सामाजिक लोक नीति में सरकार समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर नीति बनाते हैं। जैसे एक समाज को किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। अगर हम बात करें, हम एक समाज में रहते हैं तो हमें एक अच्छा सा स्कूल चाहिए, हमें एक अच्छा सा पार्क चाहिए, हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हमें ये देखना है कि हमारे आसपास जो माहौल है वो अच्छा रहे, और हमें ये देखना है कि हम एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर हमें बेहतर शिक्षा मिले, हमारा सही से इलाज हो। तो ये सारे सामाजिक मुद्दे हैं। अब जब सरकार शिक्षा, अस्पताल और अन्य जो सामाजिक मुद्दे जिसमें पानी हो गया, जिसमें साफ सफाई हो गया, ऐसी व्यवस्था पर जब सरकार कानून बनाती है या नीति बनाती है ना, प्लानिंग जब करती है, तो इसे सामाजिक नीति कहते हैं, यानी सामाजिक लोक नीति कहते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा राजनीतिक लोक नीति। राजनीतिक लोक नीति का तात्पर्य उन मुद्दों या उन विषयों से है जहाँ पर सरकार राजनीति से संबंधित जो मुद्दे हैं ना उस पर प्लानिंग करती है। जैसे देखो, एक राजनीति को कैसे बेहतर बनाया जाए, राजनीति में क्या क्या बदलाव होना चाहिए, या देश की राजनीति में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको खत्म करके सरकार आने वाले इलेक्शन में अपने आप को एक अच्छी सरकार के रूप में पेश कर सकते हैं, ऐसे विषयों पर नीति बनाना। जैसे आप देख सकते हो
कि अभी मैं आपको बता दूं कि अभी 2019 में ये जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट था उसने जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 था उसको ख़त्म कर दिया। इसके अलावा 35A यानी 35A को भी उन्होंने जम्मू कश्मीर से हटा दिया। तो ये क्या है, ये राजनीतिक लोक नीति का एक उदाहरण है। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सुरक्षा संबंधी लोक नीति। सुरक्षा संबंधित लोक नीति का तात्पर्य उन विषयों पर प्लानिंग करना जिससे हमारी सुरक्षा हो। जैसे देखो, हमारी सुरक्षा कौन करता है? पुलिस और हमारे देश की आर्मी यानी सेना। तो जब सरकार पुलिस से जुड़े हुए यानी जो प्रशासन में जो पुलिस है ना, पुलिस से जुड़े हुए या हमारी सेना से जुड़े हुए जो भी नीति बनाती है ना जिससे हमारी सुरक्षा हो, उसे हम सुरक्षा संबंधित लोक नीति कहते हैं। इसमें सरकार देश में कितना हथियार बनेगा, आर्मी के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, आर्मी को लड़ने के लिए कौन सा प्लेन मिलेगा, आर्मी के पास कैसा हथियार होगा, आर्मी के पास कैसे कैसे औजार होंगे और आर्मी के लिए कितना मतलब कितना पैसा आर्मी को हमारे देश की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए दिया जाएगा। जब सरकार इससे संबंधित कोई भी कानून या नीति बनाते हैं उसे सुरक्षा संबंधित लोक नीति कहते हैं। आपको यह पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम वहाँ पर आपको उत्तर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में नीति निर्धारण के अभिकरण। इस क्वेश्चन में हम उन एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे जो नीति निर्धारण की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। ये एजेंसी भी हो सकती है, कोई गैर सरकारी संस्था भी हो सकती है, या कोई संविधान की तरह कोई पवित्र पुस्तक भी हो सकता है। तो संविधान को यहाँ पे मैंने पवित्र पुस्तक इसलिए कहा है क्योंकि ये सभी धर्मों को समान मान्यता देता है। तो दो संविधान, पहले जो हमारा अभिकरण यानी एजेंसी है वो है खुद संविधान। दो लोक नीति बनाते समय संविधान का इतना योगदान होता है कि जब कोई भी सरकार लोक नीति बनाती है तो ये इन बातों पर ध्यान देती है कि वो कोई भी ऐसी नीति न बनाए जो संविधान के विरुद्ध हो। यानी सरकार इस बात पर अधिक बल देती है कि जो नीति बना रहे हैं वो संविधान के अंतर्गत आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो उन विषयों पर लोक नीति नहीं बना सकते। दूसरा है संसद। लोक नीति बनाते समय सरकार को संसद में ये आश्वासन देना पड़ता है और संसद को यानी जो संसद व्यवस्था जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आता है तो संसद को अपने बनाए गए नीति पर एग्री करवाना पड़ता है। एग्री करवाने का मतलब होता है कि संसद को सहमत करवाना पड़ता है कि जो नीति बना रहे हैं वो समाज के कल्याण के लिए। तो यहाँ पर संसद का भी योगदान होता है। इसके बाद आता है मंत्रिमंडल। दो सरकार जो है ना वो कोई भी फैसला तभी लेता है जब वो फैसला मंत्रिमंडल में पास हो। यानी कोई भी नीति लोक नीति तभी बनती है जब वो लोक नीति या वो प्लानिंग संसद में पास हो। तो मंत्रिमंडल का भी इसमें योगदान होता है। इसके अलावा है संघीय अभिकरण। संघीय अभिकरण मतलब सरकार की खुद की जो एजेंसी होती है ना जिसमें नीति आयोग आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद आता है, वित्त आयोग आता है जो कि पैसे से जुड़े हुए प्लानिंग करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद आता है और क्षेत्रीय परिषद आते हैं। तो ये कुछ सरकार की अपनी खुद की एजेंसी होती है जो सरकार को लोक नीति बनाने में मदद करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम लोक नीति बनाना नहीं होता, लेकिन न्यायपालिका लोक नीति में अगर कोई भी खराबी है, लोक नीति में अगर कोई भी कमी है और अगर उस लोक नीति का जो लाभ है ना अगर वो समाज को नहीं मिलता है तो समाज न्यायपालिका में इसके खिलाफ अपील कर सकता है और न्यायपालिका निष्पक्ष होकर सरकार के विरुद्ध भी सजा का ऐलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोक नीति के निर्माण के बाद लोक नीति के संचालन में न्यायपालिका की भी भूमिका होता है। इसके अलावा आता है दबाव समूह। दबाव समूह मतलब कुछ ऐसे दबाव समूह होते हैं ना जो सरकार को नीति बनाने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी कुछ समय पहले हमारे देश में किसानों के लिए
कृषि बिल पास हुआ था जिसमें कुछ जो दबाव समूह थे ना, उन्होंने उस बिल का विरोध किया और उनका कहना था कि जो बिल है वो हमारे देश के किसानों के खिलाफ है। तो उन दबाव समूह ने सरकार पर इतना प्रेशर डाला है कि सरकार को कुछ समय बाद अपना फैसला वापस लेना पड़ा और सरकार को नए रूप से प्लानिंग करनी पड़ी। तो दबाव समूह भी कई बार नीति निर्माण की प्रक्रिया में या लोक नीति की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। इसके बाद आता है प्रेस। प्रेस मतलब मीडिया। तो मीडिया का भी यही काम होता है कि सरकार ने जो लोक नीति बनाया है वो जनता तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, और वो लोक नीति में सरकार ने किन बातों का ऐलान किया था और जनता को उसका कितना लाभ हो रहा है, इन सभी चीज़ों की देख रेख है ना वो मीडिया के माध्यम से होता है। क्योंकि मीडिया को आप सबने पढ़ा होगा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसलिए मीडिया का भी इसमें योगदान बहुत बड़ा है। इसके बाद आता है परामर्श समितियाँ। परामर्श समितियाँ का काम ये होता है कि सरकार ने जो लोक नीति के माध्यम से नीति बनाया है उसकी वो देख रेख करते हैं और उन नीतियों में क्या क्या कमी है ना, और सरकार को अगली बार नीति बनाते समय क्या क्या सुधार करना है, इन सब चीज़ों की जो देख रेख है ना वो परामर्श समितियाँ करते हैं। और इनके नाम से ही पता चला है कि सरकार को अपना परामर्श है ना, यानी अपना एक आइडिया देते हैं कि आप अगली बार प्लानिंग करते समय इन बातों पर अधिक बल देना है। इसके बाद आखिरी पॉइंट है हमारा राजनीतिक दल। अब दो ऐसा नहीं कि लोक नीति के निर्माण में केवल सरकार का ही योगदान होता है। दो कई बार जो विपक्षी राजनीतिक दल होते हैं ना वो भी सरकार को मजबूर कर देते हैं कि आप लोक नीति के माध्यम से एक अच्छा नीति बनाओ। जो विपक्ष होता है उसका काम क्या होता है कि सरकार की बनाई गई नीतियों से कमियां निकालना, और अगर वो हम कमी निकालेंगे तो अगली बार सरकार उन कमियों को दूर करके अच्छा प्लानिंग करेगा, अच्छा लोक नीति सरकार बनाने का प्रयास करेगा। तो लोक नीति में राजनीतिक दल का यही काम होता है कि वो सरकार के द्वारा बनाए गए नीति में कमियां ढूंढकर सरकार का विरोध करे, जिससे अगली बार अच्छा लोक नीति बने। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के 4 प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है और मुझे लगता है आपको इन 4 के 4 प्रश्नों में सही से समझ में आ गया होगा कि क्या लिखना है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है लोक नीति के विभिन्न मॉडल, जो कि 9 प्रकार का मॉडल है जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, और वो वीडियो भी हमारे इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा जो कुछ देर बाद हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक हो सके शेयर करें।